गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो में अपन ने फसल चक्र की परिभाषा और फसल चक्र के सिद्धांत पढ़े थे। फसल चक्र के सिद्धांत के बाद आज अपन पढ़ने वाले हैं कुछ उदाहरण और फसल चक्र सघनता के बारे में। जैसे अपन बात करें बच्चों उदाहरण की, फसल चक्र की परिभाषा में अपने पढ़ा था कि फसलों को हेर फेर करके बुआई करना फसल चक्र कहलाता है। डेफिनेशन ऑफ क्रॉप रोटेशन में अपने पढ़ा था क्रॉप्स सोइंग अकॉर्डिंग टू रोटेशन। हाँ, फसल चक्र के एग्जाम्पल यदि अपन पढ़ें बच्चों तो एग्जाम्पल में अपन ये कह सकते हैं, एक तो एनुअल एग्जाम्पल जिसको अपन कह सकते हैं कि एक वर्षीय उदाहरण। एक वर्षीय उदाहरण में यदि अपन बात करें तो बाजरा रोटेट चना एक वर्षीय उदाहरण है। दूसरा अपन ये कह सकते हैं कि मूंग रोटेट गेहूं, ये एक वर्षीय फसल का उदाहरण है। द्विवर्षीय फसल चक्र की यदि अपन बात करें द्विवर्षीय फसल चक्र के यदि बच्चों अपन उदाहरण पढ़ें तो बाजरा रोटेट चना रोटेट मक्का रोटेट सरसों, द्विवर्षीय फसल चक्र का उदाहरण है। दूसरी भाषा में अपन ये कह सकते हैं कि मूंग और रबी में अपन ले सकते हैं गेहूं, खरीफ में अपन ले सकते हैं गंवार, जौ या सरसों, कोई भी एक ले सकते हैं। ये द्विवर्षीय फसल चक्र के उदाहरण है। उसके बाद बच्चों अपन 3 वर्षीय फसल चक्र के उदाहरण पढ़ें। तीन वर्षीय फसल चक्र के उदाहरण में अपन पढ़ सकते हैं कि धान, गन्ना, मक्का और चना। या इसका दूसरा एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं धान, चना, गन्ना और पेड़ यदि ले लेंगे तो ये 4 वर्षीय फसल चक्र का उदाहरण हो जाएगा। फसल चक्र सघनता के बारे में आप जानते हो, अपन ने पढ़ा था कि अब इनकी यदि प्रत्येक की अपन सघनता पढ़ें तो अपना सूत्र क्या था फसल चक्र सघनता का अपना सूत्र था फसलों की संख्या गुणा 100 बटे फसल चक्र की अवधि। फसल चक्र की अवधि। तो इस सूत्र के अनुसार यदि अपन बात करें सबसे पहले एक वर्षीय में इसकी बाजरा चना की, तो फसलों की संख्या कितनी है? फसलों की संख्या है 2 गुणा 100। कितने वर्षीय है? 1 वर्षीय है। तो अपन ये कहेंगे कि इस चक्र की सघनता होगी 200%। यदि अपन इसकी लेना चाहें तो फसलों की संख्या बाजरा चना मक्का सरसों, फसलों की संख्या है 4 गुणा 100 बटे फसल चक्र की अवधि 2 वर्षीय फसल चक्र का उदाहरण है। तो 400 में 2 का भाग देंगे, ये आ गया, सघनता आ गई 200%। यदि अपन फसल चक्र अवधि इस 3 वर्षीय की बात करें तो धान गन्ना मक्का और चना फसलों की संख्या है 4 गुणा 100 बटे 3। उसी प्रकार से इसकी हो जाएगी। तो फसल चक्र सघनता और फसल चक्र की परिभाषा अपना क्लियर हो गया। अब अपन यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे
टिलेज या भूपरिष्करण। भूपरिष्करण या टिलेज, भूपरिष्करण या टिलेज का मतलब अपन सीधी सी भाषा में यदि इसकी बच्चों परिभाषा पढ़ें तो अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी सॉइल प्रिपरेशन, खेत की तैयारी करने के लिए सबसे पहला जो कदम होता है वो भूपरिष्करण ही होता है। यानी किसी भी फसल की बुआई करने के उद्देश्य से अपन यदि खेत में जाते हैं तो जो काम सबसे पहला करते हैं उसको अपन टिलेज या भूपरिष्करण के नाम से जानते हैं। दूसरा अपन ये कह सकते हैं कि फसल की अच्छी वृद्धि के लिए मृदा को उसके अनुकूल बनाना तथा भौतिक स्थितियां या भौतिक परिस्थितियां पैदा करना ही भूपरिष्करण कहलाता है। आप दोबारा सुन सकते हो, फसल को मृदा के अनुकूल बनाने के लिए मृदा को भौतिक रूप से सुधारना और फसल के अनुकूल बनाना, सभी क्रियाएं भूपरिष्करण कहलाती हैं या टिलेज कहलाती हैं। टिलेज या भूपरिष्करण के बारे में सबसे पहले जेन्थ्रो टुल ने अपनी अवधारणाएं पैदा की, प्रकट करी। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि जेन्थ्रो टुल को फादर ऑफ टिलेज के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ साथ अपने खरपतवार वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, फादर ऑफ वीड के नाम से जेन्थ्रो टुल को जाना जाता है। इसके साथ साथ बच्चों आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई कि भौतिक रूप से मृदा की परिस्थितियों को फसल के अनुकूल बनाना और इसलिए की जाने वाली सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? भूपरिष्करण कहलाती हैं या टिलेज कहलाती हैं। अब भूपरिष्करण के उद्देश्य क्या है? अपन भूपरिष्करण क्यों करते हैं, खेत में क्यों करना चाहिए? तो उद्देश्य में सबसे पहले अपन ये कह सकते हैं कि पहला उद्देश्य है वीड कंट्रोल। जैसे नर्सरी के अंदर या खेत के अपन हाथ से अपन खरपतवार उखाड़ते हैं, अपन खुरपी से या हैंड हो से खरपतवार उखाड़ करके फेंक देते हैं, तो खरपतवार नियंत्रण करने का उद्देश्य है वो भूपरिष्करण का उद्देश्य है। उसके बाद अपन दूसरा कह सकते हैं मृदा सतह को तोड़ना। अब मृदा सतह को तोड़ने का यहाँ उद्देश्य है, यदि अपन लगातार एक खेत के अंदर निश्चित समय में या बिना जुताई के, बिना टिलेज के यदि अपन फसल उत्पादन लेते रहते हैं तो एक या अपन बार बार टिलेज करें तो भी क्या होता है कि मृदा के अंदर एक नीचे के संस्तरों में एक मजबूत सतह बन जाती है, एक कठोर सतह बन जाती है, जिससे मृदा की पारगम्यता घट जाती है। उस पारगम्यता को बढ़ाने के लिए अपन टिलेज करते हैं, मृदा की सतह को तोड़ते हैं, या मृदा के ऊपर जो ढेले बने हुए हैं उनको तोड़ने के लिए अपन ऐसा करते हैं। नंबर 3, कृषि क्रिया संपन्न करने के लिए एग्रीकल्चर ऑपरेशंस जितने भी हैं। अब एग्रीकल्चर ऑपरेशंस का मतलब है कि फसल की बुआई करने के बाद अपन को सिंचाई करना है, पौधे जहाँ ज़्यादा हैं वहाँ उसे उखाड़ करके संघन क्षेत्र से विरल क्षेत्रों में पौधों को लगाना, या संघन क्षेत्रों से उखाड़ना, या पौधों की संख्या कम करना या पौधों की संख्या बढ़ाना, सिंचाई करना, उर्वरक का उपयोग करना, अंतःशस्यन करना, ये सारी की सारी चीज़ें अपने कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में आती हैं, कृषि क्रियाओं के अंदर आती हैं। तो इन कृषि क्रियाओं को संपन्न करना किसका क्या उद्देश्य है? टिलेज का उद्देश्य है। नंबर 4 पर अपन कह सकते हैं कीट नियंत्रण। कीट नियंत्रण क्या होता है? कीट आ जाते हैं बाहर से, तो उन कीटों पर नियंत्रण करने के लिए या मृदा के अंदर उनके प्यूपा, उनके भ्रंग मृदा के अंदर छुप जाते हैं, उनको नष्ट करने के लिए टिलेज या भूपरिष्करण की क्रिया की जाती है। नंबर 5 और अंतिम, शोषण क्रिया। अब बच्चों शोषण क्रिया कैसे? अपन जानते हैं कि मृदा वाले चैप्टर में आपने केमिस्ट्री में भी ये बात पढ़ी होगी, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में भी, कि एक अच्छी मृदा वो होती है जिसके अंदर जल व वायु का अनुपात समान होता है।
यदि अपन मान लीजिए मृदा की कोई प्रकार की भूपरिष्करण क्रिया नहीं करते हैं, कोई टिलेज नहीं करते हैं, तो कार्बनिक पदार्थों का अपगठन कंटिन्यू होता रहता है। डिकम्पोजिशन तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। अब यदि कार्बनिक पदार्थों का अपगठन अधिक होगा तो मृदा के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। 0.2 से 0.3% यदि CO2 की मात्रा बढ़ गई तो यहाँ पौधों को पौधे श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन, पौधों की जड़ें हैं वो श्वसन क्रिया है तो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, तो मृदा के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। इस हेतु यदि अपन मृदा की पलटाई करते रहें, जुताई करते रहें या टिलेज करते रहें तो वायु का संचार बढ़ेगा और वायु का संचार बढ़ने पर पौधों की श्वसन क्रिया में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। एक अंतिम और 6 नंबर पर है बच्चों, मृदा की पलटाई। अपन सभी जानते हैं कि मृदा के नीचे वाले भाग में, बहुत नीचे नहीं, जस्ट नीचे, ऊपरी सतह के जस्ट नीचे वाले भागों में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है और ऊपर के भागों में अवशोषण हो जाता है या मृदा अपर्दन हो जाता है। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि पोषक तत्वों की मात्रा कुछ कम होती है। तो यदि मृदा की पलटाई, जैसे अपन जानते हैं कि हैरो है, मिट्टी को पलटने वाला हल है, यदि अपन इस प्रकार के कृषि यंत्रों से मृदा की पलटाई करते रहें तो नीचे के पोषक तत्व ऊपर आते रहेंगे, ऊपर की मृदाएं नीचे जा करके वापस पोषित हो जाएंगी। तो ये सारे उद्देश्य हैं वो टिलेज के उद्देश्य हैं। क्लियर? आपको अच्छी तरह से समझ में आया? अपने अब तक पढ़ा डेफिनेशन ऑफ टिलेज और पर्पज ऑफ टिलेज। पर्पज, डेफिनेशन ऑफ टिलेज में अपन ने पढ़ा कि सॉइल क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सॉइल को फिजिकली प्रिपेयर करना क्रॉप टिलेज है। टिलेज के पर्पज क्या क्या हैं? वीड कंट्रोल करना है, ऊपर जो सरफेस लेवल पर हार्ड लेयर है उसको तोड़ना है, एग्रीकल्चर ऑपरेशन करना है, इंसेक्ट कंट्रोल करना है, रेस्पिरेशन प्रोसेस को बढ़ाना है, या अपने कह सकते हैं कि ऑक्सीजन कंटेंट को इंक्रीज करना है, इंटरनल सॉइल होरिजन्स। और नेक्स्ट है सॉइल को फर्टाइल बनाना। सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए अपर सॉइल को अपन डाउनी होरिजन्स तक ले जाएंगे तो डाउनी जो होरिजन सॉइल है वो ज़्यादा, सॉइल पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। देन सरफेस पार्ट के, तो सरफेस भाग को नीचे ले जाते हैं और नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं, तो सॉइल की फर्टिलिटी कंटिन्यू टू बनी रहती है। अब अपन पढ़ते हैं बच्चों भूपरिष्करण के प्रकार। भूपरिष्करण के प्रकार, भूपरिष्करण के प्रकार में अपन ये कह सकते हैं कि सबसे पहले है प्राथमिक भूपरिष्करण। या प्राइमरी टिलेज अपन को कह सकते हैं। प्राथमिक भूपरिष्करण या प्राइमरी टिलेज का मतलब है बुआई से पहले की क्रिया, मृदा के अंदर या खेत के अंदर किसी भी फसल की बुआई से पहले जो क्रियाएं की जाती हैं वो सारी की सारी किस में आती हैं? प्राइमरी टिलेज में या प्राथमिक भूपरिष्करण में आती हैं। जैसे उदाहरण अपन पढ़ सकते हैं, जुताई करना, खेत को समतल करना, मृदा के ढेले तोड़ना, और पाटा चलाना। मृदा के ढेले तोड़ने के लिए पाटा चलाया जाता है। तो ये सारी क्रियाएं किस में आती हैं? प्राथमिक भूपरिष्करण में आती हैं। नंबर 2 पर यदि अपन बात करें तो द्वितीयक भूपरिष्करण। द्वितीयक भूपरिष्करण या सेकेंडरी टिलेज, इसमें अपन ये कह सकते हैं कि बुआई के बाद कटाई तक की जाने वाली सभी क्रियाएं, बुआई के बाद की क्रिया
बुआई के बाद की क्रिया किस में आती है? द्वितीयक भूपरिष्करण में आती है। जैसे उदाहरण अपन पढ़ सकते हैं, निड़ाई गुड़ाई करना, खड़ी फसल में उर्वरक का उपयोग करना, हालांकि उर्वरक का उपयोग दोनों में होता है, प्राइमरी में भी होता है और सेकेंडरी में भी होता है। जब अपन बुआई से पहले जब अपन खेत तैयार करते हैं, फिजिकली प्रिपेयर करते हैं सॉइल को, तो उस समय खाद, गोबर की खाद का उपयोग उसी समय किया जाता है। खड़ी फसल में गोबर की खाद का उपयोग बहुत न के बराबर करते हैं। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग ही खड़ी फसल में करते हैं, या अन्य किसी पोषक तत्व का उपयोग करना, जैसे कभी कभी जिंक का उपयोग करना, जिंक सल्फेट का उपयोग करना होता है। तो ये सब सिंचाई करना, ये सब किस में आते हैं? द्वितीयक भूपरिष्करण में आते हैं। नंबर 3 पर यदि अपन बच्चों पढ़ें तो जीरो टिलेज, शून्य भूपरिष्करण या जीरो टिलेज। शून्य भूपरिष्करण या जीरो टिलेज। शून्य भूपरिष्करण या जीरो टिलेज का मतलब होता है, इसका उद्देश्य होता है मृदा अपरदन को रोकना। ये टिकाऊ खेती का एक सिद्धांतों में से एक है। बिना मृदा की परत को तोड़े, यानी सेकेंडरी और प्राइमरी इन दोनों के बिना फसल उत्पादन लेना शून्य टिलेज या जीरो टिलेज कहलाता है। ठीक है, जीरो टिलेज का मतलब क्या हो गया कि मृदा की परत को बिना तोड़े अन्य सभी क्रियाओं को संपन्न करना शून्य भूपरिष्करण कहलाता है। शून्य भूपरिष्करण किसको बढ़ावा देता है? टिकाऊ खेती को बढ़ावा देता है, सस्टेनेबल फार्मिंग को बढ़ावा देता है। अब सस्टेनेबल फार्मिंग या टिकाऊ खेती क्या है, अगले वीडियो में अपन सस्टेनेबल फार्मिंग ही पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी समझ में आएगा। धन्यवाद।